जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा घंटी को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सारे नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। क्योंकि कुछ विद्यार्थी कह रहे थे कि सर हमें आपका वीडियो दिख नहीं रहा है, नोटिफिकेशन मिल नहीं रहा है। वैसे मेरी कोई भी वीडियो देखने से पहले आप लोग के सर जीएस नाम से सर्च करेंगे तो सारी वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेंगी। अब हम बढ़ते हैं अपने एसएससी जीडी के पेपर की तरफ। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं हर क्वेश्चन के जिस टॉपिक से प्रश्न उठाया गया है उस टॉपिक से संबंधित सभी प्रश्नों को क्लियर कर रहा हूं। इससे उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन रहे हैं उन सबका एक तरह से पूरा ट्रीटमेंट किया जा रहा है वहां पे। तो आने वाले समय में भी ऐसे ही वीडियो को जारी किया जाएगा। लेकिन अगर आप लोग अपने कमेंट के द्वारा कुछ सलाह देंगे, पॉजिटिव सलाह देंगे, सकारात्मक सलाह देंगे, तो उसको हम वीडियो में सम्मिलित करेंगे और जिससे आपकी जो लर्निंग होगी वो इफेक्टिव हो सके। उससे पहले मैं आपको बता चुके हैं कि हम यहाँ पे पूरे सभी प्रश्नों का एक पोस्टमार्टम करेंगे। जितने भी प्रश्न हैं हमारे, इन सभी प्रश्नों का पोस्टमार्टम करेंगे और 2022 के संभावित प्रश्नों की भी चर्चा करेंगे। सभी उत्तरों को समझने के लिए एक आसान तरीका डेवलप किया गया है, इसलिए जल्द से जल्द वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, चैनल पर आगे बढ़िए। अगला प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल है। तो हमारे बताया गया है, हमारे भारतीय कृषि के अनुसार फसलों को 3 ऋतुओं के अनुसार बांट दिया गया है, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। यानी कि रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल, ये 3। रबी की फसल की बात करते हैं। इस रबी की फसल जो होती है, जो जब इसकी बुआई स्टार्ट होती है तो इसको हल्की ठंड चाहती है, और जब इसकी कटाई होती है तो गर्मी चाहती है। यानी कि ठंडी में बोई जाती है और गर्मी में काटी जाती है। इस समय देखिए नवंबर दिसंबर में, अक्टूबर नवंबर में इसकी बुआई स्टार्ट होती है और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। दूसरी फसल है खरीफ की फसल, जो कि जून के लास्ट में बोना प्रारंभ कर दिया जाता है मानसून के प्रारंभ के साथ ही, और जब मानसून जब ठंडी प्रारंभ हो जाती है तब उसको काटा जाता है, जैसे कि चावल की फसल, धान की फसल। और जायद की फसल होती है जो मार्च अप्रैल के महीने में बोई जाती है और मई जून में ही काट ली जाती है। उसमें खासतौर से ककड़ी, खीरा, तरबूजा, खरबूजा, ये सब चीजें होती हैं। तो हम बात करते हैं, हमारा प्रश्न है खरीफ की फसल कौन सी है। तो खरीफ की फसल आप देखिए, खरीफ की फसल कौन सी है, इसका सही उत्तर है वैसे मूंगफली। हम आपको बता दें खरीफ की और रबी की फसलों में कौन कौन सी हैं। रबी की फसल गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, जो कि ठंडी में बोई जाती है। इस टाइम बोई गई है, ठंड इस समय चल रही है, ठंडी स्टार्ट होने वाली है, तो ठंड में इस टाइम जब भी आपको ऐसा कभी भी कोई प्रश्न आए तो आप किताब को याद मत करिए, बिल्कुल अपने गांव को, अपने खेत को याद करिए कि ठंडी में कौन सी फसल बोई जाती है। जब हम खेत में गेहूं बोया जाता है तो उसमें कौन सी फसल बोई जाती है, लेटा बोया जाता है आपका, और आपकी चना, मटर, ये सब बोई जाती हैं। तो इसका सही उत्तर है। और देखिए प्रमुख जो खरीफ की फसल है, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन, ये सब खरीफ की फसलें हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल का दाब मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। वायुमंडल का दाब, ये जो पूरा वायुमंडल है, ये इस सब पूरा हवा भरा हुआ है, वायु भरी हुई है, और जैसे ही नीचे पड़ता जाता है पूरे वायु का दाब बहुत हल्का है, लेकिन इसको वायुमंडल का दाब कहते हैं। यानी कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वायुमंडल का दाब कम होगा, क्योंकि सीधी सी बात है, आप समझ लीजिए कि ये हमारा वायुमंडल है, ये सब ऊपर ऊपर वायु भरी हुई है, तो नीचे इसका एक दाब बन रहा है। यानी जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो वायुमंडल दाब हमारा कम होता है। तो वायुमंडल को जो नापा जाता है वो बैरोमीटर से नापा जाता है, बैरोमीटर से नापा जाता है वायुमंडल का दाब। वायुमंडल से संबंधित देखिए प्रश्न बनते हैं कि जब बैरोमीटर का पाठन बड़ी तेजी से गिरता है, जब बैरोमीटर का जो सुई होती है बड़ी तेजी से गिरता है, तो इसका मतलब है कि तूफान आने वाला होता है। लेकिन जब यह पहले उठता है फिर धीरे धीरे गिरता है तो समझ लीजिए वर्षा का सूचक है। पहले उठेगा फिर धीरे धीरे गिरेगा, इस समझ लीजिए कि वर्षा का सूचक है। लेकिन जब यह पठन ऊपर चढ़ता है, यानी जब ये धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है लेकिन गिरता नहीं है, तब ये समझ लीजिए प्रति चक्रवात का या फिर खुले आसमान का एक संकेत है। तो वायुमंडल संबंधित प्रश्न है कि बैरोमीटर से नापा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, 1932 में
बहुत बेहतरीन प्रश्न है इतिहास में। 1932 में जब पूना पैक्ट हुआ था, पूना पैक्ट, तो पूना पैक्ट महात्मा गांधी ने किसके साथ किया था? बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूना पैक्ट के बारे में आपको बता दूं कि यह 24 सितंबर को हुआ था। 24 सितंबर 1932, 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ये यरवदा जेल में, मुंबई की यरवदा जेल में महात्मा गांधी बंद थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद महात्मा गांधी को बंद किया गया था। उसी समय तृतीय गोलमेज सम्मेलन समाप्त हुआ था और उसके बाद जो पृथक निर्वाचन की बात हुई थी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वजह से पृथक निर्वाचन, इनकी मांग थी कि जिस तरह सिखों को, अंग्रेजों को और मुसलमानों को पृथक निर्वाचन दे दिया गया, उसी तरह हम दलितों को भी पृथक निर्वाचन दिया जाए। जिसका विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने 19 सितंबर से आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया, भूख हड़ताल कर दिया। उन्होंने कहा कि यह अंग्रेजों को, हिंदुओं को बांटने की एक साजिश है। महात्मा गांधी का ऐसा मानना था कि ऐसा करने से हमारा राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर पड़ सकता था। महात्मा गांधी की अपनी अलग सोच थी और भीमराव अंबेडकर की अपनी अलग सोच थी। लेकिन वहां पे जब ये महात्मा गांधी आमरण अनशन में बैठ गए 19 सितंबर से, तब उनके स्वास्थ्य में गिरावट आने लगी और 5 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनका स्वास्थ्य बहुत अत्यंत ही गिर गया। पूरे देश में दंगा होने की संभावना बढ़ गई और भीमराव अंबेडकर के ऊपर दबाव पे दबाव अत्यधिक बढ़ता गया। उसमें मध्यस्थता इसकी कर रहे थे मदन मोहन मालवीय जी कर रहे थे, इसकी मध्यस्थता मदन मोहन मालवीय जी कर रहे थे। मदन मोहन मालवीय ने महात्मा गांधी और बाबा साहब अंबेडकर के बीच में मध्यस्थता की और उनको एक समझौते के लिए तैयार किए कि बाबा साहब अंबेडकर बोल दें कि नहीं, हमें पृथक निर्वाचन नहीं चाहिए। लेकिन बाबा साहब भी इस बात पर अटके हुए थे। तब उस समय पूरे देश में एक तरह से दलितों को एक थ्रेट मिल रही थी, इनकी बस्तियों को जलाए जाने की धमकी दे रही थी, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर को कहा जा रहा था कि जिनके लिए तुम मांग कर रहे हो, अगर उन्हीं को खत्म कर दिया जाएगा, तुम्हारी मांग कहां जाएगी। और बाबा साहब अंबेडकर को ऐसा भी लग गया, अगर कहीं महात्मा गांधी को कुछ हो जाता है तो एक तरह से हमारी गुलामी की जो जंजीर है वो और मजबूत हो जाएगी और राष्ट्रीय आंदोलन कमजोर हो जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आएगी, मेरे समाज के ऊपर आएगी। उन्होंने अंततः हार करके स्वीकार मानी और पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए, महात्मा गांधी के साथ हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो गए। वह समझौता पूना में हुआ था, इसलिए इसको पूना पैक्ट कहा जाता था। उस समझौते के बाद से ही जो पृथक निर्वाचन था दलितों के लिए समाप्त कर दिया गया था। लेकिन महात्मा गांधी के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। उन्होंने अपना जीवन उसके बाद से दलितों की सेवा के लिए हरिजन संघ की स्थापना किया, उनकी सेवा के लिए समर्पित कर दिया और वो राजनीति से थोड़ा सा दूरी बना लिए। तो ये पूना पैक्ट बड़ा ही महत्वपूर्ण था बाबा साहब अम्बेडकर। और एक प्रश्न यहां बनता है कि पूना पैक्ट की मध्यस्थता किसने की थी? पूना पैक्ट हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में, लेकिन इसकी मध्यस्थता मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, अपस्मार मिर्गी, उसको मिर्गी बोलते हैं, अपस्मार है, इसको मिर्गी भी बोलते हैं। मनुष्य के शरीर को कौन सा अंग प्रभावित करता है? मिर्गी में आप लोग देखते हैं आदमी कांपने लगता है, दौरा पड़ता है, उसमें मजाक होते हैं, मुझे सूंघाओ, तो वो चीज होती है मिर्गी। ये सब ब्रेन से संबंधित है। ये सब, इसका सिंपल सा प्रश्न है, ये ब्रेन से संबंधित है। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनको आप देखते ही हल कर देंगे, उसको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये मस्तिष्क से संबंधित है। और बाकी कुछ और हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। ये अस्थमा है जो कि ब्रोंकियालिसिस स्नायु से संबंधित, सांस की नली से संबंधित है। मधुमेह बड़ा महत्वपूर्ण है, ये अग्नाशय, गुर्दे और आंखें तीनों को प्रभावित करता है मधुमेह रोग। और पीलिया जो है लीवर को प्रभावित करता है। मेनिंजाइटिस मस्तिष्क को और रीढ़ की हड्डी को प्रभावित करता है। मेनिंजाइटिस आजकल बड़ी आम बीमारी होती जा रही है। पक्षघात जो है तंत्रिकाओं को, पक्षघात इसी को लकवा बोलते हैं, इसी को पैरालिसिस लकवा बोलते हैं, तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है। टाइफाइड हैजा जो है आंख को प्रभावित करता है। सिफिलिस जनन अंगों को प्रभावित करता है, एक खासतौर से महिलाओं में होता है। और अर्थराइटिस जोड़ों की में सूजन आ जाती है, अर्थराइटिस जो जोड़ों में घुटनों में परेशानी हो जाती है, और ये सिफिलिस आ गया। तो ये महत्वपूर्ण अंग है जो कि संभावित प्रश्न आ सकते हैं 2022 में। हमारा अगला प्रश्न है,
वीडियो पर अगर आप लोग अभी जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोगों को वास्तव में अगर आप सैनिक बनना चाहते हैं, जीडी क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हम आप ही को टारगेट करके हम करंट अफेयर्स की वीडियो डालते हैं, चैनल पर रोज करंट अफेयर्स की वीडियो डालते हैं। करंट अफेयर्स की वीडियो आप देखिए। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में कहां से निकलती है? नर्मदा नदी, अभी मैं नदियों के बारे में आपको बता रहा हूं। जो भी प्रश्न आएगा यहाँ पे आपको उससे संबंधित सारी जानकारी दी जाएगी। तो नर्मदा नदी जो है ये दक्षिण भारत की एक नदी है जो कि विंध्याचल पर्वत के बाद से निकलती है। तो यह निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यह नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। और एक नदी है कृष्णा नदी, महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट से निकलती है। यहां पर मैं आपको बता दूं थोड़ा सा नदियों के बारे में। तो हमारा जो भारत है, ये हमारा भारत है, ये यहाँ पे हमारा विंध्याचल पर्वत है। विंध्याचल पर्वत जो है ये भारत को लगभग दो भागों बराबर भागों में बांटता है। ये इधर बोलते हैं दक्षिण भारत, इधर इसे बोलते हैं उत्तर भारत। तो उत्तर भारत की जो नदियां हैं ये सब हिमालय तंत्र की नदियां हैं, ये सब हिमालय द्वारा निकलती हैं। और दक्षिण भारत की जो नदियां हैं ये विंध्याचल पर्वत से निकलती हैं और इधर पश्चिमी घाट से निकलती है। ये पश्चिमी घाट का एरिया है। पश्चिमी घाट का जो एरिया है ये काफी उठा हुआ एरिया है। तो यहां से जो नदियां निकलती हैं, ये नदियां जो पश्चिमी घाट से निकलती हैं, यहां से पश्चिमी घाट से यहां जो नदियां निकलती हैं ये अरब सागर में, सॉरी ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बहुत ही कम नदियां, ये नर्मदा हो गई और ये ताप्ती हो गई, ये अरब सागर में गिरती हैं। ये अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है। तो ये भारत में जो नदी तंत्र है दक्षिण भारत, इसको इनको प्रायद्वीपीय भारत की नदियां बोलते हैं, इनको हिमालय तंत्र की नदियां बोलते हैं। तो हिमालय तंत्र की नदियों को भी तीन भागों में बांटा गया है। एक है हमारी सिंधु नदी तंत्र जो कि यहां से निकलकर भारत या राकस्ताल झील से निकल करके, मानसरोवर झील से निकल करके चाइना में, वहां से भारत में प्रवेश करती है और भारत को पास करते हुए पाकिस्तान में निकल जाती है। और वहीं मानसरोवर झील के पास से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है जो इधर से निकलते हुए भारत में, यहाँ से दिहांग से भारत में प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी। और उसके बाद से गंगोत्री से, हिमालय पर्वत से गंगा निकलती है जो यहाँ पे आती है। तो ये भारत में हिमालय तंत्र की ये तीन बड़ी नदियां हैं, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, जो कि पूरे उत्तर भारत में जल का संचार करती हैं। जबकि दक्षिण भारत की जो नदियां होती हैं ये सदा नीरा नहीं होती, इनमें पानी कम होता है, केवल वर्षा ऋतु में पानी होता है। तो एक प्रश्न और भी आता है कि दक्षिण भारत की नदियां सूख क्यों जाती हैं और उत्तर भारत की नदियां सूखती नहीं है, वो सदा नीरा होती है। रीजन क्या है कि दक्षिण भारत की नदियां केवल जब बारिश होती है तभी उसमें पानी आता है, लेकिन उत्तर भारत की नदियां जब हिमालय पर्वत की बर्फ पिघलती है तब भी उसमें पानी आता है। अगला प्रश्न है हमारा, हिल पैलेस संग्रहालय कहां स्थित है? हिल पैलेस संग्रहालय केरला में स्थित है। हिल पैलेस इज एन आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम एंड पैलेस लोकेटेड इन द तिरुपुत्रा नेबरहुड ऑफ द कोच्चि सिटी इन द इंडिया स्टेट ऑफ द केरला। कोच्चि सिटी के बगल में तिरुपुत्रा जगह है, वहां पे हिल पैलेस स्थित है, एक म्यूजियम है। तो म्यूजियम से संबंधित प्रश्न है भारत में, आपको बता दूं ये महत्वपूर्ण म्यूजियम है। दिल्ली का राष्ट्रीय संग्रहालय जो है दिल्ली में है। हैदराबाद का सलार जंग संग्रहालय हैदराबाद में है। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय जो है मुंबई में है। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय दिल्ली में है। केलिका म्यूजियम ऑफ टेक्सटाइल, ये जो संग्रहालय जो है ये केलिको में है। दिल्ली का शंकर अंतरराष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय ये दिल्ली में है। नेपियर संग्रहालय तिरुवनंतपुरम में है। एचएल हेरिटेज सेंटर बेंगलोर में और एसपी संग्रहालय है। तो इस संग्रहालय के प्रश्न आ सकते हैं। हम अगले प्रश्न पढ़ते हैं। भारत में पीर बुधान मेला प्रतिवर्ष कहां लगता है? भारत एक मेलों का देश है जहां अक्सर मेले लगते रहते हैं और बहुत से बड़े बड़े मेले लगते हैं और मेलों से संबंधित प्रश्न बहुत पूछा जाता है। जो पीर बुधान का मेला है ये लगता है मध्य प्रदेश के शिवपुरी में। शिवपुरी में आपको जब मैं प्रश्न पढ़ा था मुझे शिवपुरी से तुरंत याद जाता है, आप लोगों ने तेरे नाम पिक्चर देखी होगी। तेरे नाम पिक्चर में जब सलमान खान पागल हो जाते हैं तो उनको शिवपुरी के ही एक आश्रम में रखा जाता है, एक छोटा सा उसमें था, शिवपुरी के आश्रम में रखा जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है, पीर बुधान का मेला शिवपुरी में लगता है। यहाँ सनावारा में मुस्लिम संत पीर बुधान के कब्र पे आयोजित किया जाता है और अगस्त और सितंबर के महीने में इसका आयोजन होता है। और मेलों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपको बता दूं,
गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में, गंगा सागर का सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। कुंभ का मेला, कुंभ का मेला भारत में देखिए 4 जगह लगता है, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि कुंभ का मेला, उसमें ऑप्शन छाटना पड़ जाता है कहाँ पे नहीं लगता है या कहाँ पे लगता है। पुष्कर मेला राजस्थान, बहुत फेमस मेला है। सोनपुर का मवेशी मेला बिहार, ये पशुओं का सबसे बड़ा मेला है। हेमिस गोम्पा मेला लद्दाख, आम्बुबाची मेला असम, कोलायत मेला राजस्थान और गणेश्वर धाम मेला राजस्थान। तो ये भारत के प्रमुख मेले हैं, इनसे प्रश्न बनते हैं। भारतीय संविधान को अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसकी? अध्यादेश, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास होती है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं अध्यादेश की जरूरत क्या होती है, अध्यादेश कब जारी करता है। देखिए हमारा जो देश का संविधान अनुसार जो देश का कानून बनता है, जो उसका देश का नियम बनता है, इस संसद में बैठता है। और संसद की जो हमारी बैठक होती है ये वर्ष में औसतन 3 बार होती है और इमरजेंसी में और भी कर सकती है। तो जब ये 3 बार होती है औसतन, तो जब ये संसद सत्र नहीं चल रहे होते हैं, तब मान लीजिए अचानक किसी नियम की जरूरत पड़ जाए, तब वो नियम कैसे बनेंगे। या फिर अचानक संसद सत्र नहीं चल रहा है और संसद में नियम बनने पे भी तो प्रोसेस होता है, पहले बिल पेश किया जाएगा उच्च सदन या निम्न सदन में, उसके बाद वहां पे प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तीसरे चरण पास करने के बाद उसके बाद अगले सदन में जाएगा। तो ये एक प्रक्रिया है, लेकिन नियम की तुरंत जरूरत पड़ती है। ऐसी अपरिहार्य स्थितियों के लिए ये अध्यादेश जारी किया जाता है। और आप लोग सोच सकते हैं अध्यादेश एक बड़ी चीज है और अध्यादेश जारी कौन कर सकता है, इसमें सोचना नहीं है। इस प्रकार का अध्यादेश जो है राष्ट्रपति ही जारी करता है। और इस प्रकार के जो अध्यादेश जारी किए जाते हैं ये पूरी तरह से नियम होते हैं, ये नियम होते हैं, ये कानून होते हैं, इनका पालन करना अनिवार्य होता है। एक अध्यादेश की जो समय सीमा होती है वो 6 महीने होती है, 6 मंथ, ये 6 महीने होती है। तो क्योंकि अगली संसद की बैठक में, जब संसद की अगली बैठक होती है उसमें 7 सप्ताह के अंदर, 7 सप्ताह के अंदर इस पर बहस किया जाता है। अगर इसको कंटिन्यू करना है तो इसको आगे बढ़ेंगे, और कंटिन्यू नहीं करना है तो उसको वहीं पे समाप्त कर देते हैं, वो अपने आप समाप्ति हो जाता है। तो लगभग 6 महीने और साल भर करके इसकी समय सीमा को बढ़ाया जा सकता है, और ऐसे साल करते हुए 2-3 साल तक ये बढ़ जाता है। तो अगला, हाँ, ये तो देश में राष्ट्रीय स्थिति में राष्ट्रपति बात कर, लेकिन राज्य में भी ऐसी कभी कंडीशन आती है तो राज्य में अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल ऐसे नियमों को लागू करता है। याद रखिएगा, 1 2 3 राष्ट्रपति, 3 1 2 213, 1 2 3 3 1 2 राज्यपाल। सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट कौन सा है? एक प्रश्न आता है, ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो यही है कि ग्रैंड स्लैम खेल, ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ग्रैंड स्लैम जो शब्द है ये टेनिस, लॉन टेनिस खेल से संबंधित है, और ये बड़ा ही महत्वपूर्ण खेल है। इसमें देखेंगे आप अक्सर देखे होंगे कि ग्रैंड स्लैम के इसमें देखिए सेरेना विलियम्स, जेकोविच, मार्टिना हिंगिस, एक से और खास तौर से जो टेनिस की जो खेल होता है महिलाओं के लिए, ये सुंदरियों का खेल माना जाता है। इसमें एक से एक सुंदर महिलाएं की इसको खेलती हैं, और इसमें बड़ा भीड़ लगता है, बहुत इनाम राशि मिलती है, यानी कि इसकी इनाम राशि समझिए कि बहुत है। भारत के लिंडर पेस, महेश भूपति और ऐसे प्लेयर्स को खेलते हैं। तो ग्रैंड स्लैम जो सर्वाधिक पुराना ग्रैंड स्लैम है ये है विंबलडन। विंबलडन ग्रैंड स्लैम जो है ये इंग्लैंड का है, यूके का है। आप इसका एक बात बता दो, 4 मुख्यतः ग्रैंड स्लैम होते हैं। एक ऑस्ट्रेलियाई ओपन होता है, दूसरा फ्रेंच ओपन होता है, तीसरा विंबलडन जो इंग्लैंड का होता है, और चौथा यूएस का होता है। तो इनके जो वर्ष में एक बार जरूर होते हैं, इनका क्रम भी पूछा जाता है। तो आप जब विश्व का मानचित्र देखेंगे तो विश्व के मानचित्र में आपको याद होगा, आप अमूल में बता रहा हूं, मान लीजिए कि ये हमारा विश्व का मानचित्र है, तो विश्व का मानचित्र पहला ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल क्रम है, पहला ऑस्ट्रेलिया होता है, दूसरा यहाँ पे आ जाएगा हमारा फ्रेंच, दूसरा फ्रेंच, और फ्रेंच के ऊपर ही इंग्लैंड होता है तीसरा, और चौथा हमारा होता है यूएस ओपन। कौन सी गैस सबसे भारी गैस होती है? तो आप लोग को थोड़ा सा साइंस का भी ज्ञान लेना पड़ेगा। साइंस ज्ञान जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे, पीरियोडिक टेबल की आवर्त सारणी में जो भी गैस, जो भी तत्व पहले हैं वो हल्के हैं, और जो बाद में हैं
वो भारी हैं। इस तरह जो सबसे पहले हमारा हाइड्रोजन आता है और इधर हीलियम आता है, ये दोनों बहुत ही हल्की गैस है। हाइड्रोजन बहुत हल्का गैस है और हीलियम भी बहुत हल्का गैस है। जो गैस के गुब्बारे होते हैं उसमें हाइड्रोजन भी भरा जाता है और जो एरोप्लेन के टायर होते हैं उसमें हीलियम भरी जाती है। तो इसमें जो सबसे देखा जाए तो सबसे नीचे आएगी रेडॉन। रेडॉन जो है आवर्त सारणी में सबसे नीचे आएगी, तो रेडॉन सबसे भारी गैस मानी जाती है। आवर्त सारणी का अध्ययन जरूर कर लीजिएगा आप लोग। भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए का प्रतीक, पहले हमारे देश में रुपए का प्रतीक नहीं था। रुपए का जो अब एक प्रतीक बना हुआ है, पहले यह प्रतीक नहीं था। पहले हम लोग रुपया बस लिख देते थे, जब भी कहीं लिखना होता था तो रुपया लिख देते थे। इसी से जुड़ा हुआ ये ऐसा रुपया, एक शब्द भारतीय आरबीआई चाह रहा था, जैसे डॉलर का होता है, पाउंड का होता है, इन सब का एक प्रतीक बना हुआ है भारतीय रुपए। तो इसके लिए खुली प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। मैंने भी उस प्रतियोगिता में आवेदन किया था। मैंने भी एक टाइप का भेजा था बनने के लिए, और मैंने जो भेजा था वो इस टाइप का भेजा था। ये ऐसे भेजा, मतलब र का ही था, र से मिलता जुलता था, और मैं थोड़ा सा पौंड से प्रभावित था, पौंड से लिखा था, लेकिन सिलेक्शन हुआ। तो ये सिलेक्शन हुआ, भारत सरकार ने 15 जुलाई 2010 को ये सिलेक्ट किया गया, और आईआईटी खड़गपुर के उदय कुमार थे, उनके द्वारा भेजा गया ये चिन्ह ही स्वीकृत किया गया। महान बल्लेबाज एंड कमेंटेटर डीन जोन्स किस देश से संबंधित है? तो एक डीन जोन्स जो है क्रिकेट से संबंधित थे और ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। डीन जोन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है और एक महान बल्लेबाज थे। नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? नगर निगम की बैठक की अध्यक्षता महापौर करता है। नगर निगम की बात दूं, 3 हमारे जो पंचायत स्तर होता है, एक ग्राम पंचायत होता है, दूसरा होता है नगर पंचायत। तो नगर निगम जो होता है ये नगर पंचायत के अंतर्गत में आता है। तो नगर निगम की बैठक की जो भी अध्यक्षता होती है ये करता है महापौर करता है। और ग्राम पंचायत की जो बैठकें होती हैं, ये ग्राम पंचायत 3 स्तर पर होते हैं। भारत में ग्राम पंचायती प्रश्न बनता है, भारत में जो पंचायती दर है वो कितने स्तर की होती है? तो पहला होता है हमारा ग्राम स्तर का, दूसरा होता है हमारा क्षेत्र स्तर का, तीसरा होता है हमारा जिला स्तर का, जिला पंचायत जिसको बोलते हैं, जिला पंचायत। तो ये सब 3 चीजें होती हैं। राज्य के अधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया था? यानी कि जब एक राजा मरता था या एक राजा जब हटता था तो उसके बाद राजा कौन बनेगा, मुगल कैसे डिसाइड करते थे? तो ये मुगल जो डिसाइड करते थे वो ज्येष्ठता का सिद्धांत था, यानी कि जो सबसे बड़ा होगा, जो पुत्र सबसे बड़ा होगा वही राजा बनेगा। ज्येष्ठता का सिद्धांत स्वीकार करते थे। लेकिन बाद में ऐसा हुआ, मुगल में उत्तराधिकारी का युद्ध प्रारंभ हो गया, जो सबसे शक्तिशाली होता था वही राजा बनता था। और उसके पहले जब उत्तरकालीन मुगल शासक हो गए तो शक्तिशाली का मतलब ही बदल गया। जिसके साथ ज्यादा शक्तिशाली सरदार होते थे वह राजा बनता था, जिसके साथ तो आगे सैयद बंधु जो थे, सैयद बंधुओं को तो राजा बनाने वाला कहा जाता था। मुगलों के जिस सुल्तान जो मुगल वंश के जो भी होता उसको सपोर्ट करते थे और वो राजा बन जाता था। सूफी सभाओं में, सूफी उस्ताद अपनी सभाओं में खानखाओं में आयोजित करते थे, जिन्हें कहा जाता था एक खानका। जो भी सूफी संत होते थे, भारत में सूफी संत के बारे में बता दूं, भारत में सूफी संत का जो आगमन हुआ था ये भक्ति काल के दौर में हुआ था। और सूफी संत ये बहुत ही उदारवादी होते हैं, ये ज्यादा कट्टरपंथी नहीं समर्थन होते हैं। इनके विचारों को आप पढ़ेंगे तो हिंदू मुस्लिम दोनों विचारों से समर्थित होते हैं। इन्हीं सूफी संत से प्रभावित होकर गुरु नानक देव ने हमारे सिख धर्म की स्थापना की थी। तो सूफी संत में अंदर कट्टरता नहीं होती है, और ये कई सिलसिलों में भारत में आए थे। ये लगभग 12 सिलसिले सूफी संतों के, और इसमें पहला सिलसिला जो था, जो अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं उनके सिलसिला था, वो भारत में आए हुए थे। तो सूफी संत में जो पहले संत भारत आए थे वो थे प्रथम संत शेख इस्माइल, जो लाहौर से आए हुए थे। सूफी संत के साथ ही भारत में भक्ति का आंदोलन हुआ था। तो जो इनकी खानकाएं होती थे इनको दरगाह कहा जाता था।
ये दरगाह होती है। देखिए कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको देखते ऑप्शन से ही आपको समझ में आ जाता है। सिंपल सी बात है। स्तूप जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, धर्मशाला जो है ये हिंदू धर्म से संबंधित है, और क्योंकि मुसलमान में इसको सराय बोला जाता था, और जो धर्म स्थल है ये भी हिंदू, ये धर्म स्थल कोई मतलब ही नहीं है। तो ये दरगाह सीधे सीधे मुसलमानों से संबंधित है, इस्लाम से संबंधित है। कौन सा मृदा निर्माण का कारण है? मिट्टियां कैसे बनती है? मिट्टियां देखिए धूल के कण होते हैं, कार्बनिक कण होते हैं, उनसे कुछ अवशेष जीवाश्मों को अवशोष होते हैं, उनसे मिट्टियां बनती हैं। तो मिट्टियां बनने का एक प्रक्रम होता है, धीरे धीरे जो चीज सड़ जाती हैं वो कार्बनिक तत्व होते हैं, उनसे मिलकर मिट्टियां बन जाती हैं। तो इसमें जो हमारे ये अकार्बनिक सामग्री है ये मिट्टी बनने में कोई भूमिका नहीं निभाती है, जबकि कार्बनिक भूमिका है, जलवायु कारक और शैल कारक, ये सब मिट्टी बनने की भूमिका निभाती है। अकार्बनिक से मिट्टियां नहीं बनती हैं क्योंकि मिट्टियों में पूरी कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के निर्माण के लिए एक नगर का निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन की बात कर दें, ये अलाउद्दीन जो था दिल्ली सल्तनत का खिलजी वंश का सुल्तान था, जिसने अपने चाचा जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करने के बाद वो दिल्ली का शासन बनता है और एक दिल्ली सल्तनत का बड़ा ही महत्वाकांक्षी सुल्तान बनता था। जब मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इन सब का, अपने आपके पूरी तरह से एसएससी जीडी को टारगेट करके, अभी तो मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूं और आपको पेपर में संबंधित आने वाली चीजों को बता दे रहा हूं। सबसे बेस्ट तरीका मुझे समझ में आता है, क्योंकि जो किसी भी पेपर का एक पैटर्न होता है, जो एक बार प्रश्न पूछा जाता है उसके ही संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका, लेकिन इसके बाद फिर हमको भी सब्जेक्ट का वीडियो देना ही देना पड़ेगा। हम आपको सारे सब्जेक्ट के वीडियो देंगे, लेकिन आप लोग जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, क्योंकि जब आप लोग अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा। वीडियो पर आप अंत तक देखा करिए, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत किया करिए। हाँ, तो ये इसमें निर्माण करवाया था सीरी में निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी वंश का था और ये 1296 से शासक बना था। अगला प्रश्न है हमारा, द गोल्डन बुट नामक पुस्तक किसने लिखी है? द गोल्डन बुट पुस्तक जो लिखी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। और रविन्द्रनाथ टैगोर जो कि बंगला भाषा में लिखी गई थी, बंगला भाषी थे, और इनकी पुस्तक गीतांजलि के लिए इन्हें भारत की तरफ से जो विश्व का नोबेल पुरस्कार होता है, प्रथम भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, वो भी साहित्य का। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर जरूर करिएगा अधिक से अधिक, और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़िए, आपको वहां भी स्टडी मटेरियल मुफ्त में प्रदान की जाएगी। और मैं आपको बता दूं, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़िए, वीडियो को शेयर करिए, जिससे आने वाले समय में आपको और भी क्वालिटी वाले वीडियो मिल सकें। धन्यवाद।